हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और काफ़ी मोटिवेशनल भी है। मतलब जो ये सीन है ये भी बहुत अच्छा है। सो इस सीन में आपको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स सीखने को मिलेंगे। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स जो हैं वो बताता हुआ चलूँगा। अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगा। आपको हिंदी सुननी है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, फिर आपको मैच करना है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। सो देखिए, पहला सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, क्या हुआ, वॉट हैपन। ठीक है, वॉट हैपन, क्या हुआ, क्या तुम डर गए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम डर गए। सो डिड यू गेट स्कैर्ड, डिड यू गेट स्कैर्ड। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि अगर डिड वाला सेंटेंस है, ठीक है, और यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म लगनी ही लगनी है, लेकिन जब डिड बाहर आ जाए तो वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। सो स्कैर्ड जो है ये यहाँ पे स्कैर्ड क्यों है, स्कैर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे इस सेंटेंस की जगह मैं ये बोलूँ गॉट स्कैर्ड, ठीक है, यू गॉट स्कैर्ड, अगर मैंने ये बोला यू गॉट स्कैर्ड तो ये सेंटेंस भी सही है। अब यहाँ पे जो स्कैर्ड है ना, स्कैर्ड, ये एक सिचुएशन मतलब एक कंडीशन है अपने आप में। जिस ठीक है, जैसे मैंने कई बार बताया है, सरप्राइज़ एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर मैं सरप्राइज हूँ तो वो सरप्राइज्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। आई एम सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई गॉट सरप्राइज्ड, भाई मैं चौंक गया। सो मैं उस वाली सिचुएशन में हूँ सरप्राइज्ड की। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस में, ठीक है, अगर मैं नॉट लगा दूँ, आई डिड नॉट गेट सरप्राइज, ऐसा नहीं होगा, आई डिड नॉट गेट सरप्राइज्ड ही होगा। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषण की तरह, कि जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्कैर्ड ही लगेगा, स्कैर मत लगाना कि डिड बाहर आ गया तब तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पे कंडीशन की वजह से थर्ड फॉर्म पे लगा हुआ है स्कैर्ड। ठीक है, कि मैं उस सिचुएशन में हूँ या फिर तुम उस सिचुएशन में हो। सो क्या तुम डर गए, डिड यू गेट स्केयर्ड, क्या तुम डर गए। इसको आप ये भी बोल सकते हैं यू गॉट स्केयर्ड, तुम डर गए। इस तरह से दोनों तरीके से बोल सकते हैं। डिड बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे गॉट की फर्स्ट फॉर्म बन गई गेट। ठीक है, अगर मैं डिड छुपाऊंगा तो वो गॉट बन जाएगा, यू गॉट स्केयर्ड, इस तरह से। सो क्या तुम डर गए, डिड यू गेट स्केयर्ड। किस बात का डर है तुमको, ठीक है, किस बात का डर है तुमको। सो वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ। अब जो ये अफ्रेड ऑफ है ना, ठीक है, अफ्रेड ऑफ जो है ये यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है, अफ्रेड ऑफ। सो अफ्रेड ऑफ का मतलब है, मतलब किसी चीज़ से डरना। ठीक है, इस तरह से अफ्रेड का मतलब सिंपल सा डरना होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि आई एम अफ्रेड स्नेक्स, ये गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है। आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, कि मुझे इस चीज़ का डर है। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे किस बात का डर है, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, इस तरह से हम बोलेंगे। सो वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, किस बात का डर है तुमको। खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास, मतलब सेंटेंस का क्या है कि तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है। ठीक है, वो वाला सेंटेंस है, कुछ है खोने के लिए, उस तरीके से हम पूछ रहे हैं ना। सो खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास, खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास। व्हाट डू यू हैव, कि तुम क्या रखते हो, वो वाला सेंस बनेगा। व्हाट डू यू हैव, कि तुम्हारे पास क्या है, टू लूज़, खोने के लिए। ठीक है, व्हाट डू यू हैव टू लूज़, कि तुम्हारे पास क्या है खोने के लिए। व्हाट डू यू हैव टू ईट, तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है। ठीक है, इस चीज़ को आप कई जगह बोल सकते हैं कि अगर कोई दोस्त मुझे बोलता है कि भाई मैं तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं उसको बोलूँ व्हाट डू यू हैव टू शो, कि तेरे पास दिखाने के लिए क्या है, इस तरह से। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि तेरे पास बोलने के लिए कुछ है या फिर तेरे पास बोलने के लिए क्या है, सो व्हाट डू यू हैव टू से। ठीक है, कि क्या बोलना है, तेरे पास बोलने के लिए क्या है। सो ऐसे यहाँ पे बोला खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास। ठीक है, तो खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास, ये वो वाला सेंस है। व्हाट डू यू हैव टू लूज़, व्हाट डू यू हैव टू लूज़, कुछ है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे से ने पूछा है कुछ है तुम्हारे पास। सो यहाँ पे हमने हिंदी में जैसे बोल दिया कुछ है तुम्हारे पास। सेंटेंस क्या है पूरा, अगर हिंदी में बोलेंगे क्या कुछ है तुम्हारे पास। ठीक है, ऐसे। सो डू यू हैव एनीथिंग, डू यू हैव एनीथिंग, कुछ है तुम्हारे पास। अब देखिए एनीथिंग और समथिंग, यहाँ पे आप समथिंग भी बोल सकते हो, लेकिन आपने एक चीज़ समझने की कोशिश करो। समथिंग आपको ज़्यादातर तब सिचुएशंस में मिलेगा जब मैं कुछ बता रहा हूँ किसी को कि मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। ठीक है, कुछ भी वाला जब सेंस आ रहा था कुछ भी, ठीक है, कुछ भी में हम एनीथिंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये सेंस समझना होगा, इसका वैसे आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मेरे पास कुछ बताने के लिए है, सो वहाँ पे एनीथिंग लगा के देखो कि आई हैव एनीथिंग टू से, कोई सेंस नहीं बन रहा। आई हैव समथिंग टू से, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, वो वाला। अब मैं बोलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है,
ठीक है। सो आई डोंट हैव समथिंग, नहीं ये चीज़ गलत है। तो समथिंग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ना स्पेसिफाई सा करता है, एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए आ जाता है। सो अगर मैं बोलूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, सो आई डोंट हैव एनीथिंग, ये बिल्कुल सही है। आई डोंट हैव समथिंग ये गलत है, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो कुछ है तुम्हारे पास मतलब कुछ भी है तुम्हारे पास, वो वाली चीज़ है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ये फोकस नहीं कर रहा है, ये पूरा ब्लैंक खेल रहा है, ठीक है, कि कुछ है तुम्हारे पास। सो डू यू हैव एनीथिंग, डू यू हैव एनीथिंग, कुछ है तुम्हारे पास, खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास। इसने फिर दोबारा पूछा स्पेसिफाई करके कि खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास। सो डू यू हैव एनीथिंग टू लूज़, कुछ भी है तुम्हारे पास खोने के लिए। सो डू यू हैव एनीथिंग टू लूज़, सो डू यू हैव एनीथिंग मतलब कुछ भी है तो तुम्हारे पास टू लूज़, खोने के लिए, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो किस बात का डर है, तो किस बात का डर है, ठीक है। सो वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, किस बात का डर है, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस बना, सो वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि वाई आर यू अफ्रेड, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि तुम डरे हुए क्यों हो। यहाँ पे इसका सेंस जो बनेगा वो ये बन जाएगा। अगर मैंने बोला कि वाई आर यू अफ्रेड, तो इसका मतलब है तुम डरे हुए क्यों हो, ठीक है। लेकिन जब मुझे बोलना है कि किस बात का डर है, सो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, ठीक है, ठीक। इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे ये बोल दिया वाई आर यू अफ्रेड ऑफ, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का डर क्यों है, ठीक है। तब भी ये चीज़ आ जाएगी, इस चीज़ का डर क्यों है। तो किसी चीज़ का डर उसके ऊपर स्पेसिफाई करता है ये फ्रेजल वर्ब अफ्रेड ऑफ, ठीक है, ठीक। इस तरह से तुम डरे हुए क्यों हो, वाई आर यू अफ्रेड, ठीक है। तुम्हें इस चीज़ का डर क्यों है, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ, ऐसे बनेगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्यों है, किस बात का डर है, क्यों वाली बात नहीं है, यहाँ किस वाली बात है, किस बात का डर है, ठीक है। सो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ थी। आप दोबारा मतलब प्ले करके सुनना इस चीज़ को, तभी समझ में आएगी। तो किस बात का डर है, सो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, भूख से, थकान से और बुखार से क्या होगा, मतलब इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, इनसे क्या होगा। सो ऐसी चीज़ में ना हम विद लगा कर चलते हैं, ठीक है, विद। तो विद का मतलब जो हमें सिखाया गया है ग्रामेटिकली वो साथ सिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि यार अपसेट रहने से, ठीक, या फिर बुखार से, या फिर उदासी से, थकान से, इन सब चीज़ों से जब एक फीलिंग की ऐसी बात चलती है ना, तो वो फीलिंग के साथ हम विद का यूज़ करते हैं, क्योंकि फीलिंग वो हमारे साथ होती है, ठीक है। कि बुखार से ये होता है, बुखार ऐसी चीज़ों में। सो बुखार से, थकान से, या सॉरी यहाँ पे बोला है भूख से, थकान से और बुखार से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। ये तो सिंपल सा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। व्हाट विल हैपन क्या होगा, विद हंगर भूख से, विद टायर्डनेस थकान से, एंड विद फीवर बुखार से, ठीक है। सो भूख से, थकान से और बुखार से क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद हंगर, विद टायर्डनेस एंड विद फीवर, मर जाओगे ना, ठीक है। सो स्पोकन में मैंने कई बार बताया है ना, जब स्पोकन की बात चलती है हम राइट लगा देते हैं, ठीक है। और जब रिटर्न की बात चलती है तो उस चीज़ में हम क्या लगाते हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब चल रही है साथ में वो, और उसमें नॉट लग के पर्सन आ जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, आई टोल्ड यू डिडंट आई, ठीक है। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ ना, ठीक है। आई गो टू स्कूल डेली डोंट आई, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो यहाँ पे स्पोकन की बात चल रही है, आप सीधा राइट लगा दीजिए एंड में, कोई दिक्कत नहीं है। मर जाओगे ना, यू विल डाई, राइट। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे फॉर्मल में बोलना हो ना लगा के, सो यू विल डाई, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी क्या चल रही है, वो चल रही है विल। सो विल के साथ नॉट और पर्सन कौन है, यू। सो विल नॉट यू, वॉन्ट यू, विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट, ठीक है। सो वो बन जाता है यू विल डाई, वॉन्ट यू, इस तरीके से। लेकिन स्पोकन में राइट लगा दो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सो मर जाओगे ना, यू विल डाई राइट, यू विल डाई राइट। मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर पैदा हुए थे। अब देखिए इंग्लिश में ये मैं यहाँ पे टिपिकल घर भी लगा सकता हूँ, लेकिन जो सेंस आ रहा है मतलब एक गरीब परिवार की बात चल रही है ना, कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। सो इंग्लिश मैंने इसकी ऐसे बनाई है। सो मर तो उसी दिन गए थे, दोनों आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही चलेंगे। यू डाइड ऑन द सेम डे, यू डाइड ऑन द सेम डे, तो मर तो उसी दिन गए थे, उसी दिन के लिए मतलब सेम डे, उसी दिन,
ठीक है। सो मर तो उसी दिन। अब तो के पीछे नहीं जाना होता है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि तो के पीछे नहीं भागना होता है। हम हिंदी में तो करके बोलते हैं, इंग्लिश में तो की इंग्लिश बनाने मत बैठ जाना, ठीक है। मर उसी दिन गए थे, आप ऐसे समझ लो, यू डाइड ऑन द सेम डे जब गरीब के घर पैदा हुए थे। वैन यू वर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। सो वैन का मतलब कब के लिए भी आता है और वैन का मतलब जब के लिए भी आता है। मैं बार बार सोचता हूँ इस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए, भूल जाता हूँ, याद रही तो बनाऊँगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। तो यहाँ क्या बना, मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर पैदा हुए थे। यू डाइड ऑन द सेम डे व्हेन यू वर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। अगर आप पुअर फैमिली, गरीब परिवार की जगह हटा के बिल्कुल ही ग्रामेटिकल जाना चाहते हो कि नहीं जी हम तो गरीब, मतलब कि हम तो गरीब के घर ही लिखेंगे, ठीक है। सो सिंपल सा आप बोल सकते हो व्हेन यू वर बॉर्न, ठीक है, व्हेन यू वर बॉर्न एट अ हाउस ऑफ पुअर, या फिर एट अ हाउस ऑफ पुअर पर्सन, ठीक है, इस तरीके से बोल दोगे। या फिर एट अ हाउस ऑफ, लाइक एट अ पुअर्स हाउस, एट अ हाउस ऑफ पुअर पर्सन, इस तरीके से आप बोल दो। सो वो बिल्कुल ग्रामेटिकल भी चला जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी चीज़ों में आप ये चीज़ सोच के मत चलो कि हमने इसको हिंदी में ऐसे बोला है तो इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ही ट्रांसलेट करना होगा। नहीं, हिंदी में हम बोल देते हैं गरीब के घर पैदा होना, लेकिन वो परिवार वाला सेंस लेकर चलता है, ठीक है, गरीब परिवार में पैदा होना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर पैदा हुए थे। यू डाइड ऑन द सेम डे when you were born in a poor family, when you were born, ठीक है। you were born का मतलब तुम पैदा हुए थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि I was born in Delhi, कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। so when you were born, जब तुम पैदा हुए थे, in a poor family, एक गरीब परिवार में या फिर एक गरीब के घर। इन अमीर लोगों ने अपने लिए बहुत चिकनी सड़क बनाई है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको और वैसी लैंग्वेज में बोलूँ कि इन अमीर लोगों ने अपने लिए तो बहुत चिकनी सड़क बना ली, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे बोला कि इन अमीर लोगों ने अपने लिए तो बहुत चिकनी सड़क बना ली, तो यहाँ पे आपको सेंस समझना है कि ये मतलब बना ली, बनाई है। सो हैज़ हैव वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। या फिर अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना चाहो, आप वैसे भी कर सकते हो। मैं दोनों बता देता हूँ क्योंकि स्पोकन में मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जो बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबल है वो है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। कई जगह आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह होती है जहाँ पे नहीं कर सकते, वहाँ पे वही सेंटेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन कई जगह आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे इन अमीर लोगों ने अपने लिए बहुत चिकनी सड़क बना ली या फिर बनाई है, बना चुके हैं। सो दीज रिच पीपल हैव मेड अ स्मूथ रोड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया चुका है चुकी है वाला, कि बनाई है, बना ली है, बना चुके हैं, ठीक है। सो दीज रिच पीपल हैव मेड, कि ये अमीर लोगों ने बनाई है अ वेरी स्मूथ रोड, एक बहुत चिकनी सड़क, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, ठीक है। इसको अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करूँ तो बस हैव हट जाएगा, क्योंकि मेक की तो थर्ड फॉर्म क्या, मेक की जो सेकंड फॉर्म मेड ही है, ठीक है। सो क्या बनेगा, दीज रिच पीपल मेड अ वेरी स्मूथ रोड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, कि इन अमीर लोगों ने अपने लिए एक बहुत चिकनी सड़क बनाई, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेंस सेम बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे रास्ते में उन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, ठीक है। एंड इन आवर वे, अब यहाँ पे एक चीज़ आप सीखो, इन आवर वे, या फिर अगर मैं यहाँ पे ऑन लगा दूँ, कई लोग क्या करते हैं ऑन लगा देते हैं ऐसे सिचुएशन में, लेकिन ऑन वे का मतलब पता क्या होता है, ऑन द वे का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस बताते हैं हम, ठीक है। ऑन इट्स वे, ऑन द वे, ऑन वे, ये जो चीज़ होती है ना, ये किसी की प्रोग्रेस बताती है। मतलब कि जैसे मान लो मैं कुछ खाने के लिए बना रहा हूँ, हलवा बना रहा हूँ मैं, मान लो कोई आया कि भाई वो पूछ रहा बन गया, सो मैं उसको बोलूँगा यार इट्स ऑन, लाइक ऑन इट्स वे, कि अभी मतलब प्रोग्रेस पे है, चल रहा है काम, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एक हो गया कि अगर मेरे पास कोई फ़ोन आया किसी का और वो बोल रहा है भाई कहाँ रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा, मैं बोलूँ भाई मैं बस रास्ते में ही हूँ, तो वो चीज़ बनेगी ऑन माई वे, मतलब मैं अपने प्रोग्रेस पे हूँ, ठीक है। अगर मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ, मैं एक ही जगह खड़ा हुआ हूँ, मैं चल नहीं रहा, मैं वहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलूँगा आई एम ऑन माई वे, ना, मैं वहाँ पे नहीं बोलूँगा। अगर मैं आ रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस चल रही है, सो इन दैट सिचुएशन आई एम ऑन माई वे। अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो वो इन हो जाएगा, तो वो इन हो गया, ठीक है। आई एम इन द वे, कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तू मुझे यहाँ से उठा ले, ऐसे। सो यहाँ पे इसने बोला और हमारे रास्ते में उन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, एंड इन आवर वे दे हैव डग,
अब ये डिग की फॉर्म है, डिग का मतलब होता है खोदना, DIG, डिग का मतलब होता है खोदना, ठीक है। और डिग की ही थर्ड फॉर्म होती है डग, ठीक है। सो दे हैव डग सच बिग पॉट्स, सॉरी सच बिग पिट्स। अब पिट्स क्या होती है, सड़क के जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पिट, उनको हम पिट होल्स बोल देते हैं, रोड पिट्स बोल देते हैं, आप पिट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन अवर वे, हमारे रास्ते में, दे हैव डग, उन्होंने खोद दिए हैं, सच बिग पिट्स, इतने बड़े गड्ढे, या फिर बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे। इंग्लिश में हम बड़े बड़े के लिए बिग बिग नहीं लगा देंगे, वो हिंदी में ही बोलते हैं, ठीक है। सो इतने वाला जो सेंस है वो सच लेकर चलता है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, यू आर सच अ नाइस गाय, इतनी अच्छी वीडियो, सच अ नाइस वीडियो, इतना अच्छा तरीका समझाने का, सच अ नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, कई सारी चीज़ें होती हैं। सो और हमारे रास्ते में उन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं, एंड इन वो वे दे हैव डग सच बिग पॉट्स। अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना चाहें, सिर्फ हैव हटा दीजिए, क्योंकि डिग की सेकंड फॉर्म भी डग ही होती है, थर्ड भी डग ही होती है। तब क्या बनता है, एन इन अवर वे दे डग सच बिग पॉट, सच बिग पिट्स, मेरे मुंह से पता नहीं पॉट से क्यों निकल रहा है, सच बिग पिट्स, इतने बड़े गड्ढे। तो दोनों में आप बना सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और पास्ट इंडेफिनिट में भी। अगला देखते हैं। और यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, ठीक है, मतलब यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, मतलब वो यही सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं, ठीक है। तो चुके हैं वाला सेंस आ रहा है, आप इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में भी ले सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दे हैव मेड, ठीक है, कि दैट इज़ द थिंग विच आई वॉज टेलिंग यू, यही बात है जो मैं तुझे बता रहा था, ही इज़ द वन आई वॉज टेलिंग यू, यही है इंसान, मतलब इंसान के लिए बोलता हूँ कि इसी के बारे में बता रहा था। सो दैट इज़ द का मतलब यहाँ पे जो आ रहा है सेंस, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, यही वो वाली है, ठीक है। मैं वही कहता हूँ, दैट इज़ द वे आई वॉज लुकिंग फॉर, कि मैं इसी रास्ते को ढूंढ रहा था। सो यह ऐसी सिचुएशन में ना दैट्स का इस तरह से यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दे हैव मेड, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती, और ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, ठीक है। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी गलती, दे हैव मेड, गलती करना, ठीक है, मेक मिस्टेक होता है, ठीक है। सो आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी, ठीक है, आई डिड नहीं आएगा वहाँ पे, गलती करना मेक के साथ चलता है, ठीक है। सो डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, कि कोई गलती मत करना, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, ये सबसे बड़ी गलती है, दे हैव मेड, उन्होंने कर दी, तो यहाँ पे सेंस ये बना, और यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दे हैव मेड। हमें छलांग लगाना सिखा दिया, हमें छलांग लगाना सिखा दिया, टॉट अस, टीच की फॉर्म है टॉट, कि हमें सिखा दिया, टॉट अस हाउ टू जंप, कि जंप कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने किसी को बोलना है, मुझे किसी को बोलना है, मैं तुझे बताता हूँ चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो आई विल टेल यू हाउ टू मेक टी, ठीक है। सो हाउ टू डू समथिंग, कि कोई चीज़ कैसे की जाती है, वहाँ पे हाउ टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी जब हम किसी से पूछते हैं ना कि हाउ टू से इन इंग्लिश इस चीज़ को, सो हाउ टू का यूज़ इस तरह से किया जाता है। और हमें छलांग लगाना सिखा दिया। अब अगर इसको वैसे बनाने बैठ जाओ ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एंड टॉट अस टू जंप, ये भी बना सकते हो, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अभी आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। हमें छलांग लगाना सिखा दिया, इसको आप नॉर्मल अपनी बुकिश लैंग्वेज में तोड़ो, हमें सिखा दिया छलांग कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो कोई चीज़ कैसे करते हैं, वहाँ पे हाउ टू का यूज़ किया जाता है। टॉट अस, सिखा दिया, हमें सिखा दिया, टॉट अस हाउ टू जंप, मतलब जंप कैसे लगाते हैं, छलांग कैसे लगाते हैं। सो पूरा क्या बना, हमें छलांग लगाना सिखा दिया, टॉट अस हाउ टू जंप। जब समय आएगा, अब ये जो एक टिपिकल पर्टिकुलर जो ये लाइन है, जब समय आएगा, इसके लिए ना आप व्हेन द टाइम विल कम, ये चीज़ भी बोल सकते हो एक तरीके से, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, व्हेन द टाइम कम्स, ठीक है। हर बार आपको मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, कहीं पे भी आपको इसी तरीके से ही लिखा मिलेगा कि जब टाइम आएगा ना मैं तुझे बताऊंगा, जब समय आएगा ना तब समझ में आएगी, जब समय आए। तो जब ये इस तरह की जो चीज़ बोलते हैं ना, सो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट हो जाता है। यही इस सेंटेंस में एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। सो व्हेन द टाइम कम्स, आप व्हेन द टाइम विल कम ये भी लगा सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इस चीज़ के लिए यही होता है, व्हेन द टाइम कम्स, ठीक है। जब समय आएगा तब सबसे ऊंची, सबसे बड़ी और सबसे लंबी छलांग हम ही मारेंगे,
ठीक है। अब देखिए छलांग मारना एक अलग है, छलांग अलग है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि कूदो, सो वहाँ पे मैं सिर्फ जंप बोल दूँगा, ठीक है। अगर मैं किसी को पर्टिकुलर बोल रहा हूँ कि भाई एक छलांग मार, सो वहाँ पे ना उस चीज़ के लिए मेक अ जंप ये लगेगा, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई वहाँ पे मुझे रास्ते में कुछ एक बहुत बड़ी मतलब गड्ढा था, सो मैं उसको मैं कूदा, सो आई जम्प्ड ओवर, ठीक है। वहाँ पे सिंपल सा बन गया, आई जम्प्ड ओवर दैट। लेकिन अगर मैं किसी को स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ कि तब मैंने एक छलांग मारी, ठीक है, देन आई मेड अ जंप, तो वहाँ पे इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, तब सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे लंबी छलांग हम ही मारेंगे। देन तब द टॉलेस्ट, ठीक है, मतलब सबसे लंबी, बिगेस्ट, सॉरी टॉलेस्ट का मतलब ऊंची, देन द टॉलेस्ट सबसे ऊंची, बिगेस्ट सबसे बड़ी, एंड लॉन्गेस्ट सबसे लंबी। तो सबसे के लिए जो है ना, जो सबसे वाला सेंस है वहाँ पे टॉलेस्ट में ही आ गया है सबसे लंबी, सबसे ऊंची, ठीक है। टॉलेस्ट में ही आ चुका है सबसे ऊंची, तो सबसे की अलग से मत बनाना, ठीक है। बिगेस्ट में ही आ गया है सबसे ऊंची, तो सबसे की अलग से नहीं बनानी है। देन द टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट जंप ओनली वी विल मेक, ठीक है। ओनली क्यों लगाया, क्योंकि ही वाला सेंस आ रहा है, ठीक है, हम ही मारेंगे, सो ओनली वी विल मेक, ठीक। हिंदी में हमने यहाँ पे बोल दिया कि हम ही मारेंगे, लेकिन वैसे जो होता है हम ही छलांग लगाएंगे वाला सेंस होता है, लेकिन यहाँ पे मारेंगे ही बोल रहा है क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है। लेकिन कई बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बोल दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश एक ही है, वहाँ पे उसको उसी तरीके से बोला जाता है, ठीक है। छलांग लगानी हो, छलांग मारनी हो, दोनों के लिए मेक अ जंप वही चीज़ यूज़ होगी। सो क्या बना, तब सबसे ऊंची, सबसे बड़ी और सबसे लंबी छलांग हम ही मारेंगे। देन द टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट जंप ओनली वी विल मेक, ठीक है। ये कह रहा मैं मारूंगा छलांग, आई विल मेक द जंप, आई विल मेक द जंप, मैं मारूंगा छलांग। कौन मारेगा छलांग, सो हु विल मेक द जंप, ठीक है, सिंपल है। अगर मैंने यहाँ पे बोला हु विल जंप, उसका मतलब होगा कौन कूदेगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो छलांग मारना जो होता है वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे मेक जंप, जंप हो गया सिर्फ कूदना, ठीक है, वो हो गया सिर्फ कूदना, लेकिन यहाँ पे छलांग मारने की बात चल रही है। सो कौन मारेगा छलांग, हु विल मेक द जंप, हु विल मेक द जंप, या फिर कौन लगाएगा छलांग, हु विल मेक द जंप। अब इसकी स्टूडेंट ने आगे बोला हम मारेंगे सर, वी विल मेक सर, वी विल मेक हम मारेंगे। तो छलांग की बात चल रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। सो सिर्फ यहाँ पे मेक इसीलिए आया क्योंकि छलांग की ही बात चल रही थी कि हु विल मेक द जंप, आई विल मेक द जंप, और इसने उसी कॉन्टेक्स्ट में आके बोला है वी विल मेक, हम मारेंगे सर, ठीक है, वी विल मेक सर। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिले होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।